आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जो एनडीए में उसकी सहयोगी है उसे 43 सीटें मिली हैं। कुल मिलाकर एनडीए को 125 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल, जिसे मिली हैं 75 सीटें, लेकिन उसकी सहयोगी कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीत पाई है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन 110 सीटों पर आकर सिमट गया है। अब नतीजे घोषित होने के बाद अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि एनडीए में बीजेपी की ओर से यह पहले ही साफ किया जा चुका है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कितने समय के लिए, क्या संभावनाएं हैं उनके लिए आगे राजनीति में, और उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इसी पर चर्चा करेंगे आज पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक मसलों पर गहन समझ रखने वाले साथी पत्रकार और इंडिया टुडे में असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता। प्रभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। शुक्रिया। प्रभाष, नीतीश का पुराना एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। फिर चाहे वो 2000 का साल हो जब समता पार्टी हुआ करती थी, नीतीश थे उसमें और बीजेपी उनसे बड़ी पार्टी थी। उस चुनाव में राजद के सामने मेजॉरिटी साबित नहीं कर सके थे ये लोग और 8 दिन के मुख्यमंत्री रहे थे नीतीश। बाद में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। 2015 में हमने देखा कि आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। तो इस बार क्या लगता है, नीतीश कुमार कितने दिन मुख्यमंत्री रहने वाले हैं? कितने दिन रहने वाले हैं ये इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नीतीश का जो पुराना अनुभव है उसके हिसाब से दिक्कत लग रही है कि पूरा टर्म कर पाएंगे। इसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह तो नीतीश के काम करने का तरीका है, वो अपने काम करने में आजादी चाहते हैं। और जो पहली बार जब उनकी सरकार बनी थी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो बीजेपी थी सीनियर पार्टी, लेकिन वो बस एकेडमिक बहस के लिए ही वो रिकॉर्ड है, क्योंकि उस वक्त कुछ करने को था नहीं, मेजोरिटी इन लोगों के पास नहीं थी। जब दूसरी बार बने 2015 में, तो बहुत जबरदस्त मेजोरिटी आई थी उस गठबंधन को, महागठबंधन को, जब जेडीयू और आरजेडी ने हाथ मिलाया था। नीतीश की पार्टी को आरजेडी से 9 सीटें कम मिली थी। बहुत बड़ा फासला नहीं था, लेकिन नीतीश को काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जो सीनियर पार्टनर होता है किसी भी कोalition में, उसकी कोशिश होती है कि नीतियां उसके मुताबिक चले, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुताबिक चले, जबकि नीतीश को वो आजादी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। बीजेपी ने नीतीश के साथ जो इतना लंबा वक्त गुजारे या इतनी लंबी पारी रही नीतीश की बीजेपी के साथ गठबंधन में, उसकी वजह ये रही है कि बिहार में बीजेपी ने डिक्लेयर कर रखा है 2000 से 20 साल हो गए कि नीतीश ही गठबंधन के नेता है। जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता बन के उभरे सुशील मोदी, उन्होंने भी नीतीश को अपना नेता मान लिया। तो इसमें कहीं कोई टसल नहीं दिख रहा था। नीतीश को पूरी आजादी थी, वो जिस तरह से सरकार चलाना चाहते थे वैसे ही सरकार चलाई है अब तक उन्होंने। अभी समस्या क्या हो रही है कि बीजेपी का जनाधार बहुत तेजी से फैला है बिहार में बीजेपी के नेताओं की तरफ से केंद्र के लीडरशिप पे ये प्रेशर है कि आप अपनी पार्टी के एक नेता को सामने करिए और उसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। इस बार जबकि दोनों पार्टियों में, बीजेपी और जेडीयू में, फासला काफी है, 74 सीटें बीजेपी की है और 43 इनकी है, फिर भी नीतीश को सीएम बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये बीजेपी ने कमिट कर दिया था, पब्लिक में कमिट किया था। तो ये तय है। अब वो दिक्कतें कितनी आएंगी, बीजेपी का असर्सन होगा और नीतीश की अपनी दिक्कत होगी, तो वो कहाँ तक, कितने समय तक चल पाएगा, ये कहना मुश्किल है। जो उन लोगों से मेरी जो बातचीत हुई है बिहार में, वो कह रहे हैं कि बहुत लंबा ये पूरा टर्म चल जाए, इसकी संभावना वो नहीं देख रहे हैं। प्रभाष, बिल्कुल, पहले भी जो गठबंधन टूटा था 2013 में, उसमें भी यही बात थी कि उन्हें काम की आज़ादी नहीं थी, जैसा आपने बताया। जबकि उससे पहले जो 2010 का चुनाव था उसमें जेडीयू बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो अब तो उल्टा है। खैर, समय बदलने के साथ आप क्या देखते हैं, क्या उन्हें वो आज़ादी मिल पाएगी? ये इसी की आशंका जता रहे हैं जो लोग नीतीश को करीब से जानते हैं, वो कि जैसे पिछली बार आरजेडी जब बड़ी पार्टी थी तो 26 साल के थे तेजस्वी यादव जब वो
उप मुख्यमंत्री बन गए थे और लगातार ये आरोप लगते रहे कि तेजस्वी के बहाने लालू प्रसाद सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे। कई बार इस तरह की खबरें आई कि सेक्रेटरीज को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरीज हैं उनको लालू प्रसाद की तरफ से फोन जाते थे कि किस तरह से काम कर रहे हैं या किस मामले में किस तरह के काम कर रहे हैं, जबकि लालू प्रसाद वो बिहार असेंबली के भी मेंबर नहीं थे, कहीं से सरकार से कोई लेना देना नहीं था। नीतीश को ये बातें खल रही थी, उन्हें वो आजादी नहीं मिल रही थी जो आजादी एक मुख्यमंत्री को चाहिए होती है। इसी वजह से, और ये देखिए नीतीश की मजबूरी का आप अंदाजा लगाइए, जब तेजस्वी यादव के खिलाफ छापे पड़े उनके संपत्ति के मामले में, आचारिक संपत्ति के मामले में, नीतीश ने सिर्फ ये कहा था कि आप सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी स्थिति बता दीजिए। नीतीश वेट करते रहे करीब 5-7 दिन, लेकिन तेजस्वी यादव ने बयान नहीं दिया। उनकी जिद थी कि नीतीश के कहने पे क्यों बयान दे। और ये एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही कमजोर स्थिति हो जाती है जब वो अपने किसी मंत्री को, चाहे वो उप मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उससे कोई काम न करवा पाए। जी अच्छा प्रभाष, नीतीश खुद वैशाली की रैली में ये कह चुके हैं कि उनका ये आखिरी चुनाव है, तो मान लीजिए अगर वो ये पूरा टर्म नहीं रहते हैं तो राजनीति में उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? देखिए, अगर वो पूरे टर्म के लिए नहीं रहते हैं मुख्यमंत्री, तो कुछ स्पेकुलेशंस चल रहे हैं जो कुछ लोग उनके करीब के हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स हैं उनके मुताबिक। उनमें से एक संभावना ये है कि नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन जाए। बिहार से पहले बड़े नेता रामविलास पासवान मंत्री थे, अभी उनके बेटे चिराग पासवान ने एक अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। अभी ये संशय बना हुआ है कि क्या चिराग पासवान को रामविलास पासवान की जगह मिलेगी, अब जबकि उन्होंने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीटें सिर्फ एक आई जी। तो अगर नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो वो केंद्र में आ सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी से उनकी वो राइवलरी भी पुराने वाली नहीं रही है, तो इसकी एक संभावना है। दूसरी संभावना जिसके बारे में कई लोग कह रहे हैं वो ये कि कुछ समय बाद, 2 साल 3 साल बाद, नीतीश कुमार किसी राज्य के गवर्नर बना दिए जाए, जहां अपने ये इलेक्टोरल रिटायरमेंट के बाद, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से एक तरह का रिटायरमेंट होगा, उसके बाद वो चले जाए। भी उनकी उम्र 69 साल है, जब वो टर्म पूरा करेंगे तब तक 74 के हो जाएंगे जी। तो उसके पहले ये हो सकता है। एक और बहुत आउटसाइड चांस है, लेकिन कुछ लोगों ने जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो उप राष्ट्रपति का जब चुनाव हो 2022 में, 2 साल बाद अब से, तब नीतीश कुमार एक कैंडिडेट हो सकते हैं। और इसके पीछे की वजह बीजेपी की अपनी राजनीति है कि बीजेपी ने पिछले कुछ समय में अपने कई सहयोगियों को एनडीए से खोया है। तो एक छवि बन रही है कि बीजेपी है वो अपने सहयोगी दलों को बढ़ने नहीं देना चाहती है, उसका अस्तित्व खतरे में है। तो इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी उन्हें एक मौका दे सकती है उपराष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि ये बहुत बड़ा फैसला होगा, ये आरएसएस बीजेपी के बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन उसी साल नायडू का टर्म पूरा हो रहा है उपराष्ट्रपति के तौर पर, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी टर्म पूरा हो रहा है। तो इसकी संभावना है कि नायडू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जाए। एक और आउटसाइड चांस है, ये होता नहीं है हमारे देश की राजनीति में, कि वो रिटायर हो जाए ग्रेसफुली। ये क्रिकेटर्स आमतौर पर ग्रेसफुली रिटायर हो जाते हैं कि अब नहीं करनी है, तो इसकी लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक संभावना जिसको लेकर बहुत ही हल्की बात है वो ये कि अगर बीजेपी से इनके रिश्ते बिगड़ते हैं तब वो आखिर में तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर दें, बीजेपी से पल्ला झाड़ के, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए मिड टर्म कहीं। बिल्कुल, ये एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसकी संभावना से सिर्फ से आप खारिज इसको नहीं कर सकते। फिलहाल पॉडकास्ट में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है,
ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं अमन गुप्ता और आज हम बात कर रहे हैं कि बिहार में कितने समय के लिए नीतीश मुख्यमंत्री होंगे, क्या संभावनाएं हैं उनके लिए आगे राजनीति में, और उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं इंडिया टुडे में असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता। प्रभाष, जेडीयू बिहार में अपनी ज़मीन खो रही है, इन नतीजों में भी हमने देखा, लेकिन फिर भी उसका एक बड़ा जनाधार तो है ही। और मान लीजिए नीतीश अगर केंद्र में चले जाते हैं, बिहार की राजनीति से हटते हैं, तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? देखिए, नीतीश की कमजोरी रही है कि उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी पार्टी में नहीं बनाया है। और एक वक्त ऐसा आ रहा था जब ये समझ में आ रही थी बात कि शायद प्रशांत किशोर को वो पार्टी का जिम्मा सौंप दें और उसके लिए ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन फिर दोनों के बीच बन नहीं पाए। प्रशांत किशोर पार्टी से बाहर हो गए और तो ये एक ऐसी स्थिति उत्तराधिकार का है जेडीयू के भीतर जो तय नहीं है। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से दूर जा रहे हैं, इसकी संभावना इसी वजह से नहीं लगती है कि उन्होंने कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया। तो वो चाहे जिस भी पोजीशन में चले जाए, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों तक जब तक की संभावनाएं दिख रही हैं, नीतीश बिहार की राजनीति में सीधे या परोक्ष रूप से एक्टिव रहेंगे। लेकिन अभी वो रिटायर भी हो जाएंगे टर्म खत्म होते होते 5 साल में। इस समय में कितना चुनौती भरा है नीतीश के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी तैयार कर पाना? देखिए, अगर उन्होंने ये सोचा है कि कोई उत्तराधिकारी तैयार करना है उन्हें, तब तो ये मुश्किल नहीं होगा। 5 साल का वक्त काफी होता है। रामविलास पासवान ने अपने बेटे को जब पार्टी की कमान सौंपी तो उस वक्त उनके भाई भी थोड़े नाराज हो गए क्योंकि वो कई वर्षों से साथ में थे। लेकिन 1 साल तकरीबन रामविलास पासवान जीवित रहे इस फैसले के बाद, और उस दौरान रामविलास पासवान ने ये तय कर दिया कि चिराग पासवान ही पार्टी के नेता है जी। वो ये अगर नीतीश कुमार किसी एक नेता को, पार्टी के नेता को लेकर आए और उन्हें वो सारे पावर दें और प्रोजेक्शन उनका इस तरह से करें कि यही है अगले नेता, तो बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए जेडीयू में। क्योंकि जेडीयू अभी भी कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। वो नीतीश कुमार की पर्सनालिटी के करिश्मे से वो चलने वाली पार्टी। आप उन्हें हटा दीजिए तो कोई दूसरा नेता नहीं है जो अपने जिले के बाहर कहीं चुनाव में मतदान करा सके, जिता सके। ऐसी स्थिति वाले नेता जेडीयू में नहीं है। फिर भी प्रभाष, आपकी अच्छी पकड़ है बिहार की राजनीति पर, आप तो ग्राउंड पर लंबे समय तक रिपोर्टिंग करते रहे हैं। आपको क्या लगता है उनका सबसे करीबी और पार्टी में इस समय कौन कद्दावर नेता है जो उनके बाद पार्टी संभालने की भूमिका में आ सकता है? देखिए, जैसा कहा आपसे कि नीतीश कुमार ने ये लाइन ही क्लियर नहीं की है कि उनके बाद कौन। एक ही वक्त आया था जब प्रशांत किशोर को लेकर आए और उनके बारे में लग रहा था प्रशांत किशोर भी बड़े नेताओं के साथ भी बैठ के कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी की दिशा तय कर रहे हैं, नए समय के लिए एक दिशा तय कर रहे हैं। लेकिन बात बनी नहीं। आरपीएन सिंह, उनके बारे में बात की जाती है कि वो बहुत करीबी हैं इनके, लेकिन इस तरह का कोई प्रभार, कोई इस तरह का जिम्मा दिया जाए, कोई उनकी बात मानी जाए, या केसी त्यागी तो खुद ही बहुत बुजुर्ग नेता हो गए, तो ये अभी बहुत मुश्किल है तय करना। अजय आलोक नए नेता हैं, लेकिन क्या वो उनको पार्टी की कमान देंगे, ये भी एक नीतीश कुमार ने इसको तय नहीं किया। इसलिए बाहर से किसी गंभीर टिप्पणी करना इस पर बहुत जोखिम भरा है जी। तो प्रभाष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया मन आपका। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी हम खास विषय पर पॉडकास्ट करें
तो वो भी आप हमसे कह सकते हैं। हम एक एक्सपर्ट को खोजकर उस पर इत्मीनान से चर्चा करेंगे। हम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, आप वहाँ हमें खोजकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप ऑडियो प्रोग्राम सुनने के लिए किसी तरह के ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, तो इन सब पर हम हैं। यहाँ पर भी हमारे प्रोग्राम आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट समय से मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।